अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने फ़िल्टर के बारे में पढ़ा था कि हम अपने डेटा में से कुछ स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं। फ़िल्टर मीन एक्सट्रैक्टिंग ए डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस टेबल्स ऑन बेस ऑफ सम क्राइटेरिया। फ़िल्टर बाय सिलेक्शन में हमने देखा था कि हम किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और उस वैल्यू से रिलेटेड आंसर हमें मिल जाता है, उससे ग्रेटर, उससे लेस, उसके इक्वल, तो वो आंसर हमें मिल जाता है। फिल्टर बाय फॉर्म में हम खुद से कंडीशन देते हैं जिसमें हम सेट करते हैं एक कंडीशन और जो रिकॉर्ड उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं वो हमारे पास शो हो जाते हैं। कंडीशन क्या है? इज ए स्टेटमेंट टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक डेटा, कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि आपके पास एक स्पेसिफिक डेटा को लेके आती है। अब उस डेटा को आप कैसे, वो कंडीशन आप कैसे लिखते हैं, आपके पास कुछ रूल होते हैं। जैसे आप लिखते हैं कि ये चीज़ इसके इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस है, ग्रेटर देन इक्वल है, या नॉट इक्वल के लिए ये दो सिंबल यूज होते हैं। अब जब हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे कंडीशन, तो मैथमेटिकल के लिए तो हम यही यूज करेंगे जब हम नंबर्स पे कोई कंडीशन बना रहे हैं कि नंबर उसके इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा, लेस देन इक्वल होगा, एंड सो ऑन। डेट या टाइम के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं कि ग्रेटर देन दिस होनी चाहिए डेट, आगे आप डेट लिख देंगे कोई भी, फॉर एग्जांपल 1/1/2010, तो वो सारा वो डेटा लेके आएगा जो कि 1 जनवरी से के बाद का है, जो इससे ग्रेटर है। लेस लिखेंगे तो उससे प्रीवियस लेके आएगा। ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल लिखेंगे तो वो इस डेट को भी साथ इंक्लूड कर देता है। नॉट इक्वल, ये जो नॉट इक्वल का साइन है, ये आप लिखेंगे तो वो क्या करेगा कि वो वाला डेटा लेके आएगा जिसमें ये डेट नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे डेटा को ले आएगा। या मैं नॉट इक्वल लिख देती हूँ 5, तो वो सिर्फ वो डेटा लेके आएगा जो 5, जिसमें 5 की इक्वल वैल्यू नहीं है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें शो कर देगा। तो ये तो सिंपल आपके नंबर्स या डेट और टाइम पे आप ये कंडीशंस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आ जाए टेक्स्ट वैल्यू, तो टेक्स्ट वैल्यू के लिए आप कैसे सिंटैक्स लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मुझे एक कंडीशन लिखनी है, तो उन सारे कस्टमर्स के नेम लेके आओ, नेम स्टार्टिंग विद ए, कि वो सारे कस्टमर्स जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेके आओ। तो टेक्स्ट पे भी हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। दो सिंबल्स यूज होते हैं इसमें, एक क्वेश्चन मार्क का साइन यूज होता है। क्वेश्चन मार्क जो है वो सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, कि आपने अगर एक करेक्टर, एक अल्फ़ाबेट को यूज लिखना है तो उसके लिए आपके पास क्या यूज होगा? क्वेश्चन मार्क का साइन। ये कंडीशन के अंदर आप एक करेक्टर के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर आपने एस्ट्रिक का साइन, ये स्टार का साइन यूज करना है, तो ये जो है मोर देन वन करेक्टर्स को, ये एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब इनको हम यूज़ कैसे करते हैं अपने डेटाबेस में या अपनी कंडीशन में? अभी जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि नाम जो है वो शुरू ए से होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ जाए, तो हम इसमें एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसे हम लाइक ऑपरेटर कहते हैं। लाइक ऑपरेटर जो है ये हमें हेल्प करता है कंडीशन बनाने में। क्या लिखूंगी मैं? लाइक का कीवर्ड जो कि एक ऑपरेटर है, स्पेस और डबल कोट के अंदर आप अपनी कंडीशन लिखती हैं। ये इसका रूल कह लें, ये इसको लिखने का रूल है जो आपने फॉलो करना है। लाइक का वर्ड ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है? मैंने क्या स्टेटमेंट क्या थी कि नेम स्टार्टिंग विद ए, पहला वर्ड क्या होना चाहिए? ए, और उसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो मैं आगे क्या लिख दूंगी? एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं, आगे एक लफ्ज भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी करेक्टर्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? एस्ट्रिक। अब इसका मतलब क्या है कि वो सारे नाम, ये मैंने लिखना कहाँ है? नेम के कॉलम में,
कि लाइक ए एस्ट्रिक के जो ऐसे नाम जो ए से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद कुछ भी आता है वो लेके आओ। अब एक और मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ, मैं वो नाम ढूंढ रही हूँ लाइक जिनमें 5 करेक्टर्स हों, सिर्फ वो नाम लेके आने हैं जिनमें 5 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हों। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि आपके पास एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन मार्क, तो आप ये 5 करेक्टर डालें। वो करेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन होने टोटल 5 चाहिए। तो ये भी आपके पास एक कंडीशन बन गई। एक और कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नाम लेके आना है जो किसी एक ए पे ख़त्म हो रहा हो। पहले हमने कहा था ए से स्टार्ट हो रहा हो, अब हमने कहा है ए पे एंड हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे कि शुरू में कुछ भी आ सकता है लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए, ए। तो जो भी वैल्यूज़ होंगी वो शुरू में आएंगी, एंड पे क्या आना चाहिए, ए। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि हमने ऐसा नाम लेके आना है जिसमें सेंटर में जो समटाइम ऐसा होता है कि हमने वो सर्च करना है जिसकी थर्ड वैल्यू जो है वो ए होनी चाहिए। नेम का सेकेंड या थर्ड लेटर जो है वो ए होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ सकता है या उससे शुरू में भी कुछ भी आ सकता है। या तो हम उसको कैसे लिखेंगे, लाइक अब हमें क्या कहा है कि थर्ड लेटर ए होना चाहिए, मतलब पहले कोई भी 2 लेटर आ जाएं फिर ए आना चाहिए और उसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो ये कंडीशन बता रही है कि पहले 2 लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, तीसरी वैल्यू ए होनी चाहिए और एंड पे हम एस्ट्रिक डाल देंगे। तो इट्स मीन कि इसके बाद जितने मर्जी लेटर्स आ जाएं, जो मर्जी लेटर्स आ जाएं। और अगर आपने ये भी फिक्स करना है कि 5 लेटर्स हों और थर्ड वाला जो है वो ए हो, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, लाइक ये देखें उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं कि 5 लेटर्स हों, फर्स्ट 2 कुछ भी हो सकते हैं, लास्ट 2 कुछ भी हो सकते हैं और दरमियान में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब यही कंडीशन आपके पास आ जाती है नेक्स्ट में भी, वो कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट जो है, सेकंड लास्ट लेटर जो है ये लास्ट वाला था, लास्ट में ए आना चाहिए, सेकंड लास्ट में ए आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, लाइक क्वेश्चन मार्क, शुरू में कुछ भी आ सकता है एनी नंबर ऑफ, फिर ए आना चाहिए और उसके बाद सिर्फ एक लेटर होना चाहिए, तभी ये सेकंड लास्ट बनेगा ना। ये ए आपके पास सेकंड लास्ट हो जाएगा और उसके बाद जो लेटर आएगा वो लास्ट हो जाएगा। तो हमने 2 सिंबल्स क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक को यूज़ करते हुए डिफरेंट कंडीशंस बनाई हैं। अब जिस तरह की कंडीशंस आ रही थी उसके अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते जा रहे थे। तो ये हमारे पास फिल्टर बाय सिलेक्शन कहलाता है जिसमें हम कंडीशंस देते हैं। अब इनमें से मैं कुछ आपको इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ डेटाबेस पे। देखिए मैं कस्टमर का टेबल ओपन करती हूँ। यहाँ से आप फिल्टर बाय फॉर्म को जब ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही होती हैं। जिस कॉलम पे आपने लगानी है सिलेक्शन या क्राइटेरिया, आप उसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये सिलेक्ट है। आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर बाय फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें 2 मेथड्स हैं। एक आपके पास क्या है कि आप इस एरो बटन पे क्लिक करें और यहाँ से वैल्यू सिलेक्ट कर लें। दूसरा क्या है कि आपने इसके अंदर लिखना है कि आपको क्या चाहिए, लाइक ए एस्ट्रिक, ये वही कंडीशन है। इसमें क्या है कि शुरू ए से होना चाहिए, एंड पे कुछ भी आ सकता है। तो ये आपके पास फिल्टर अप्लाई करने का आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब देखें आंसर में पूरे टेबल में से सिर्फ वो नाम आए हैं जो ए से शुरू हो रहे थे। इसी तरह मैं एक और अगर आपको करके दिखाऊं, मैं इस पे अगेन फिल्टर बाय फॉर्म लगाती हूँ और यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था कि सेकंड लास्ट वर्ड जो है उसका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। शुरू में कुछ भी आ सकता है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सेकंड लास्ट में होना चाहिए और एंड पे भी कुछ भी आ सकता है। तो इसको यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। ये देखिए वो सारे नाम आए हैं जिनके सेकंड लास्ट लेटर जो है वो ए था। तो ये हम फिल्टर बाय फॉर्म कर रहे हैं। जहाँ से आप इस फिल्टर को अप्लाई करते हैं वहीं पे दोबारा क्लिक करते हैं तो वो उस फिल्टर को रिमूव भी कर देता है। अब मैं एक और अगर आपको यहाँ पे क्राइटेरिया जो हमने लिखे थे उनमें से लिख के दिखाऊं कि हमारे पास 4 या 5 कैरेक्टर्स आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 5
क्वेश्चन मार्क्स डाल दूंगी। तो अब ये क्या करेगा, इस पे अप्लाई करें, सिर्फ वो नाम आए हैं जिनमें 5 कैरेक्टर्स हैं। इस तरह आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम इसको सेव कैसे करते हैं। हमने ये जो रिज़ल्ट आया है इसको सेव करना है। इसका मेथड ये है कि आप फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं। अब सेव डेटाबेस है, आपने डेटाबेस नहीं सेव करनी, डेटाबेस तो आपकी सेव है, आपने उसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट बनाई है, जो फिल्टर बनाया है उसको सेव करना है। इसलिए आप इसे सेव ऑब्जेक्ट एज पे क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे। अब वो देखिए आपसे पूछ रहा है इसका नाम क्या करना है। मैंने इस पे फिल्टर लगाया तो मैं इसका नाम फिलहाल filter1 कर देती हूँ। और एज ए टेबल हम इसको सेव नहीं करते, हम इसको एज ए क्यूरी सेव करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन था जिसका आंसर हमें मिला, उसे ओके कर देंगे। तो आपको ये टेबल के यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये filter1 के नाम से ये आ गया। मैं इसे क्लोज अगर कर दूँ, ओके, तो अब ये filter1 के नाम से यहाँ पे मेरे पास एक क्यूरी सेव हो चुकी है। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो आंसर्स मेरे पास दोबारा विजिबल हैं। तो आप इनको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। और फिल्टर जो आपने लगाया होता है उसको रिमूव करने का मेथड क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास ये अप्लाई फ़िल्टर का जो आइकन है, यहीं से आप फ़िल्टर को अप्लाई भी करते हैं और यहीं से आप फ़िल्टर को रिमूव भी करते हैं। तो यहाँ तक फ़िल्टर एंड हो गया। होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने फ़िल्टर्स किस तरह से डिज़ाइन करने हैं। ये जो एक तरह से आप मैनुअल डिज़ाइनिंग कह लें कर रहे होते हैं। तो टेक्स्ट के लिए ये 2 सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, स्टार एस्टेरिस्क का साइन और क्वेश्चन मार्क का। तो इन्हीं को आप आगे पीछे करके बाकी सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। और नंबर्स के लिए तो वेरी सिंपल, आपके पास जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू के लिए बस ये यूज़ होता है। तो इनको यूज़ करते हुए आप कोई भी कंडीशन बना सकते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो है आपके पास थोड़ी सी यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये आप लोगों को वर्ड में मैं करवा चुकी हूँ कि ये हम कैसे कलर चेंज करते हैं बोल्ड, इटैलिक। तो वो आप यहाँ पे टेबल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से इस टेबल का कलर चेंज करती हूँ तो आपको नज़र आएगा सारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। अगर आपने इसको साइज़ चेंज करना है तो आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वही फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ऑटोमेटिक जो इसके थीम कलर्स हैं, स्टैंडर्ड कलर्स हैं। ये देखिए टेबल की डिज़ाइनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नज़र आएँ या ना आएँ, सेंटर्ड करना है। आप इस पूरे टेबल को अगर सिलेक्ट करें, मैं चाहती हूँ कि ये सेल्स के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है ये सेंटर में शो हो। तो अब आप देखेंगे हर सेल के सेंटर में डेटा शो हो रहा होगा आपके पास। आप इनको सिलेक्ट करके सेंटर्ड कर देंगे तो ये सेंटर में सारे इंफॉर्मेशन को शो करेगा। तो ये अलाइनमेंट इसको दोबारा से करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप इस डेटाबेस में मौजूद टेबल्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उनकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ जो आज हमने पढ़नी है वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है? इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की आप लोगों को पता है कि एक यूनिक की होती है। अगर आप इस प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में यूज़ करेंगे, प्राइमरी की used in another table is called foreign key। आप प्राइमरी की को जब एक टेबल से किसी दूसरे टेबल में लेके जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? फॉरेन की कहलाती है। अब क्योंकि उसे फॉरेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है, हम उसे दूसरे टेबल से लेके आए होते हैं, तो उसको हम इसलिए फॉरेन की कहते हैं। ये जो फॉरेन की है, ये जो प्राइमरी की है एक टेबल की जिसको हम दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं, इसको बहुत क्लियरली समझ लें कि एक टेबल की प्राइमरी की
जब किसी दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की यूज़ होती है तो वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाती है या उसको मेंटेन करती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। ये आपने पहले भी पढ़ा था। इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या था? एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ रेफरेंस। क्योंकि ये रेफरेंशियल है कि जिस चीज़ से आप उसे रेफर कर रहे हैं, ये जो की आपने फॉरेन की यूज़ की है ये किसी दूसरे टेबल की है, तो ये जब आप यहाँ पे नंबर यूज़ कर रहे हैं तो वो इस की को रेफर कर रहा है। ये फॉरेन की प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। तो ये मेंटेन रखना कि यहाँ पे वही फॉरेन की वैल्यू यूज़ हुई है जो पहले प्राइमरी की में यूज़ हुई थी, इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। अगर इसको मैं और क्लियर करूँ, यहाँ पे आपकी बुक पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स दैट यूजर कैन नॉट एंटर वैल्यू इन ए फॉरेन की फील्ड दैट डज नॉट हैव ए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन प्राइमरी की फील्ड। आप इस फॉरेन की में ऐसी कोई वैल्यू इंटर नहीं कर सकते जो कि इस प्राइमरी की में ना हो, क्योंकि ये आपने इसी को कॉपी किया होता है। अगर मैं आपको टेबल की मदद से समझाऊं तो हम फॉरेन की बनाते इसलिए हैं कि हमारी रेडिडेंसी रिमूव हो जाए। जैसे आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये कस्टमर का एक टेबल है, आपको नज़र आ रहा है, इसकी ये प्राइमरी की है। फिर आपको यहाँ पे हॉल का टेबल नज़र आ रहा है, इसकी ये प्राइमरी की है। ठीक है, एक कस्टमर के टेबल में कस्टमर की डिटेल है, हॉल के टेबल में हॉल की डिटेल है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बुकिंग का टेबल नज़र आ रहा है जिसमें एक बुकिंग आईडी जो है ये इसकी प्राइमरी की है, लेकिन इसके अंदर आपने हॉल आईडी भी यूज की है। हॉल आईडी कौन सी है? जो यहाँ पे है 1 2 3। बुकिंग टेबल में ये क्या बता रही है कि आपके पास जो 1 नंबर पे बुकिंग हुई है उसको हॉल नंबर 2 जो है वो असाइन हुआ है, जो सेकंड आईडी का हॉल है वो असाइन हुआ है। इसी तरह इसमें कस्टमर आईडी की भी, और ये किस कस्टमर को असाइन हुआ है? ये हॉल 2 किस कस्टमर को असाइन हुआ है? 8 नंबर वाले कस्टमर को असाइन हुआ है। अब हॉल आईडी हॉल के टेबल की प्राइमरी की थी, कस्टमर आईडी कस्टमर के टेबल की प्राइमरी की थी, जबकि बुकिंग के टेबल में ये दोनों क्या हैं? फॉरेन कीज है। ये दोनों क्या है? फॉरेन कीज हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी कीज हैं। इनको हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं बजाय इसके हम बुकिंग में दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन लिखें कि हाल कौन सा है, कहाँ पे है, उसका साइज़ कितना है, कस्टमर कौन सा है, कस्टमर का नेम क्या है। हम सिर्फ उनकी आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं कि 8 नंबर वाला कस्टमर है और उसकी पूरी डिटेल कस्टमर के टेबल में ऑलरेडी मौजूद है, ताकि कोई भी डुप्लीकेशन दोबारा से डेटाबेस में ना हो। सिर्फ एक नंबर से हमने कितनी वैल्यूज़ को डुप्लीकेट होने से बचा लिया है? कस्टमर के नेम को, कस्टमर की एड्रेस को, कस्टमर के फ़ोन नंबर को। वो एक ही दफ़ा पीछे स्टोर है, हम सिर्फ हर जगह उसका नंबर यूज़ करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस कस्टमर की डिटेल क्या है। तो ये फॉरेन कीज़ हैं जो कि किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी कीज़ हैं, और ये यहाँ पे डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए हम जस्ट कीज़ यूज़ करते हैं। ओके, अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? हम बुकिंग करते हुए आपके पास अगर 5 हॉल हैं, 1 2 3 4 और 5, ये देखें हॉल आईडी हॉल के टेबल में आपके पास 6 हॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप जब कस्टमर को कोई हॉल असाइन करेंगे तो आप उसे 1 से लेकर 6 तक हॉल असाइन कर सकते हैं कि आपके पास टोटल हॉल ही 6 हैं, तो आप उसे 7th वाला या 8th वाला हॉल असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वैल्यू हॉल आईडी की बुकिंग के टेबल में, उसमें सिर्फ 1 से लेकर 6 तक वैल्यू आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास हॉल के टेबल में सिर्फ 6 वैल्यूज हैं। अगेन मैं इसको अगर कस्टमर के टेबल के साथ आपको क्लियर करके दिखाऊं तो कस्टमर के टेबल में आपके पास कस्टमर नंबर 8 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको मैं यहाँ से कस्टमर का टेबल दिखाऊं तो हमारे पास 2 3 4 5 9 10 11 12 13 ये कस्टमर्स मौजूद हैं। तो हम इन्हीं कस्टमर की बुकिंग करेंगे ना, जो कस्टमर्स हमारे पास हैं, जो आईडी इस टेबल में मौजूद हैं,
वही आईडीज बुकिंग के टेबल में यूज़ हो सकती हैं, उसके अलावा कोई आईडी यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है रूल है फॉरेन की का। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 और 2 दो दफ़ा आया हुआ है। हमने कहा था प्राइमरी की रिपीट नहीं होती, तो यहाँ पे क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी नहीं है, यहाँ पे ये फॉरेन की है। तो फॉरेन की में वैल्यू रिपीट हो जाती है, प्राइमरी की में वैल्यू रिपीट नहीं होती। और बट सिर्फ इसका एक फ़ायदा होता है कि वो आपको यहाँ ऐसी कोई वैल्यू इंटर नहीं करने देगा जो कि पिछले जो इसका टेबल है, अपना हॉल का जो टेबल है, उसमें नहीं है। कस्टमर आईडी में ऐसी कोई वैल्यू ऐड नहीं करने देगा जो कि आपके पास कस्टमर के टेबल में मौजूद नहीं है। इसके लिए हमें इनके दरमियान में रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, तब ही ये रूल जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट होता है। रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी तक आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन के फॉरेन की में ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ सकती जो कि प्राइमरी की वैल्यू ना हो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉरेन की किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की ही होती है। फिर भी आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? आपके पास यहाँ पे डेटाबेस टूल में रिलेशनशिप आ रही होती है। इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो यहाँ पे पहले से रिलेशनशिप्स बनी हुई हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, यहाँ पे टेबल्स सारे आ रहे हैं। जिन टेबल्स के दरमियान में आपने रिलेशनशिप बनानी है, आप उन सारे टेबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी एक दो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे टेबल यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की विंडो अपीयर होती है जिसमें सारे टेबल्स ऐड हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे ये टेबल्स अपीयर हो गए हैं, इनके दरमियान में आपको रिलेशनशिप बनी हुई भी नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ये कैसे बनाते हैं। ये कस्टमर का टेबल है। हमने कहा था कि जब जो देखिए कस्टमर के टेबल में कस्टमर नंबर क्या, कस्टमर आईडी क्या है, हमारे पास प्राइमरी की है और उसी कस्टमर आईडी को हम यूज़ कर रहे हैं बुकिंग के टेबल में एज ए फॉरेन की। तो हम इन दोनों को लिंक कर देंगे, इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप बना देंगे। जब ये रिलेशनशिप बन जाएगी तब हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। कैसे बनती है? आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए हाईलाइट हो गया, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर आ गया। आप इस पर क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके आप इसको उस टेबल में उस वैल्यू के पास लेके चले जाते हैं जिसके साथ आपने इसकी रिलेशनशिप बनानी है। आपको कर्सर चेंज हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके कस्टमर आईडी के पास लेके आई हूँ। अब देखें आपके पास एक विंडो आ गई है जिसमें वो क्या कह रहा है, एक कस्टमर का टेबल है, उसकी कस्टमर आईडी है, और एक बुकिंग का टेबल है, उसकी कस्टमर आईडी है, और इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कि आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इस पे इम्प्लीमेंट करना है। जो भी मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी की होगी और ये फॉरेन की होगी और इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए जो कि हमारे पास कस्टमर के टेबल में नहीं है, और आप इसे क्रिएट कर देंगे। ओके, हमने क्योंकि इन टेबल्स को ओपन किया हुआ है पहले से, तो ये इन पे अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। पहले मैं सारे टेबल्स को क्लोज करती हूँ। जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट ओपन होती है तो उस पर वो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करता। अगर इस तरह की एरर्स आ रही हों तो साथ साथ आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए डेटाबेस टूल में जाके रिलेशनशिप विंडो मैंने ओपन की है। ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं। टेबल्स ऑलरेडी एडेड है। इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करके लेके आएंगे और इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और क्रिएट। ओके, अब इसमें ये दोबारा एक एरर आ रही है। वो क्या कह रहा है? डेटा इन द टेबल बुकिंग वायलेट्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल, कि वो उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल को फॉलो नहीं कर रही, इसलिए वो ये रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। अब वो वैल्यूज कौन सी है, मैं वो एरर भी आपको दिखा देती हूँ जो मैंने नोट की थी लेकिन उस वक्त हमने उसे इग्नोर किया है। ये देखें कस्टमर के टेबल में कौन कौन सी वैल्यू है, 2 3 4 5
9, 10, 11, 12, 13 इसमें से कुछ वैल्यूज़ डिलीट हो गई हैं। 1 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, लेकिन आपके पास बुकिंग के टेबल में वो वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मैं बुकिंग का टेबल दिखाऊं तो इसमें कस्टमर नंबर 8 आ रहा है, कस्टमर नंबर 6 आ रहा है, कस्टमर नंबर 7 आ रहा है और कस्टमर नंबर 1 भी आ रहा है। तो हम इन वैल्यूज़ को पहले मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ पे दूसरी एरर वो क्या दे रहा है कि वो कह रहा है कि आप जिस वैल्यू को डिलीट करने लगे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा बुकिंग का टेबल बिल के टेबल के साथ लिंक है। तो क्योंकि ये दोनों टेबल लिंक है तो वो इसकी वैल्यू को भी डिलीट नहीं करने दे रहा, क्योंकि वो वैल्यू किस में यूज़ हुई है, बिल के टेबल में। तो मैं पहले यहाँ से इनकी रिलेशनशिप भी ख़त्म कर देती हूँ। रिलेशनशिप ख़त्म करने का भी मेथड ईजी है कि ये जो इनके दरमियान में बनी हुई है, इस पर क्लिक करके कि मैं इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे देखें रिलेशनशिप विंडो विल बी क्लोज्ड, इसको हमने क्लोज नहीं करना, हमने इस रिलेशनशिप को रिमूव करना है। देखिए एडिट रिलेशनशिप आ रही है। मैंने इनके दरमियान में जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी थी उसको ख़त्म कर दिया है कि हमारे पास कि मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब हम दोबारा से रिलेशनशिप विंडो ओपन करते हैं, बल्कि हमने टेबल्स पे जाना है। क्लोज करके बुकिंग के टेबल्स पे जाके वो वैल्यूज़ जो कि हमारे पास, ओके अब ये डिलीट हो जाएंगी। 8 हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं जी, वो डिलीट हो गया है। हमारे पास 1 नहीं है इस टेबल में, तो हम 1 को भी, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ हैं, ये वो कस्टमर्स हैं जो कस्टमर के टेबल में नहीं हैं, लेकिन हमारे पास बुकिंग के टेबल में आ रहे हैं। जब वो कस्टमर्स हैं ही नहीं तो वो बुकिंग कैसे करवा सकते हैं। इसलिए ये डेटा में एरर थी, और ये एरर डेटाबेस में क्यों आई, क्योंकि हमने इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पहले नहीं लगाई हुई थी। अब देखें हमने वो रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं। अब मैं डेटाबेस टूल्स पे जाके रिलेशनशिप विंडो को ओपन करूँगी। टेबल ऐड है, टेबल ऐड ना हो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप क्लिक करके बुकिंग के टेबल में देखिए मैंने इनको क्लिक किया, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट। हमने दोबारा से टेबल्स को क्लोज नहीं किया, हम इन टेबल्स को क्लोज करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एरर्स आ रही होती हैं, तो आप लोगों को समझ नहीं आती, ये भी देखते जाएंगे। वो एरर जो दे रहा था कि टेबल्स को पहले क्लोज होना चाहिए, कि इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट। अब आप देखें इनके दरमियान में, दोनों टेबल्स के दरमियान में आपको एक, ये देखिए इसका कस्टमर आईडी डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इसके साथ सेट हो गई है, कस्टमर आईडी के साथ। अब क्या होगा, कोई ऐसी वैल्यू बुकिंग के टेबल में नहीं आ सकेगी जो कि कस्टमर के टेबल में नहीं है। ये इसी तरह की रिलेशनशिप हॉल और बुकिंग में बनी है। कोई ऐसा हॉल ऐड नहीं कर सकते आप बुकिंग में जो कि हॉल के टेबल में नहीं है। तो इसको आप कहते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, जिसमें आप मेंटेन कर रहे हैं कि अगर वो इंफॉर्मेशन मेन टेबल, इसको पेरेंट टेबल कहते हैं, मेन टेबल पेरेंट में नहीं है तो वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता जो उसको यूज़ कर रहा है। तो ये सिंपल सी लॉजिक है कि जब हॉल है ही नहीं तो उसको आप बुक कैसे करवा सकते हैं। जब कस्टमर है ही नहीं कस्टमर के टेबल में तो वो बुकिंग कैसे करवा सकता है। तो इस तरह की एरर डेटा में ना आए तो हम पहले ही उनके दरमियान में लिंक क्रिएट कर देते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बना देते हैं, ताकि अगर ऐसी कोई गलती करना चाहे, कस्टमर गलती से उसने 2 की जगह 1 एंटर कर दिया तो उसे पहले ही एरर शो हो जाए। तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 कस्टमर के टेबल में
नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो आपने लिंक बनाया है दोनों टेबल्स के दरमियान में, इसको आप रिलेशनशिप कहते हैं। ये इन दोनों के दरमियान में क्या बनी है? रिलेशनशिप बनी है। होप आप लोगों को रिलेशनशिप भी क्लियर हो गया होगा। आपके पास जो मेथड आपकी बुक पे लिखा हुआ है, आप उससे भी ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। यही मेथड है जो मैंने आपको बताया है कि आपने रिलेशनशिप विंडो पे क्लिक करना है, टेबल ऐड करवाने हैं और यूँ क्लिक करके ड्रैग करना है। उसके बाद आपके पास ये देखें, इस तरह की विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ से आप बता सकते हैं कि कौन से टेबल का कौन सा कॉलम है, इस टेबल का कौन सा कॉलम है, और आप इन्फोर्स करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को और ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो उनमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या उन्हें प्राइमरी की और फॉरेन की बना देगा। अब इसके बाद जो आपके पास है एक छोटी सी ऑप्शन यहीं पे आपको नज़र आ रही है, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब इसमें क्या बात है, कैस्केड अपडेट मीन कि अगर प्राइमरी की में बुकिंग के टेबल में जो चेंज आती है उसको ऑटोमेटिकली बिल के टेबल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम ना करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देती हूँ। ये जो हमने एडिट रिलेशनशिप की है, यहाँ से हमने कस्टमर के टेबल लिया है और यहाँ से बुकिंग का, इनके दरमियान में रिलेशनशिप है। अगर मैं इसको कैस्केड कर देती हूँ कि अगर मैं कस्टमर के टेबल में आईडी चेंज करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली बुकिंग के टेबल में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जिधर भी 2 यूज़ हुआ है, मैं यहाँ से 2 को चेंज करके 5 या 6 कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी उसको 5 और 6 कर देगा, वो खुद कर देगा जब हम इसको चेक कर देंगे। इसी तरह कैस्केड डिलीट रिकॉर्ड क्या करेगा, जो वैल्यू यहाँ से कस्टमर के टेबल से डिलीट होगी वही वैल्यू बुकिंग के टेबल से भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको ये दो चीज़ें चेक कर दी हैं। कैस्केड का मतलब है कि साथ साथ जो चीज़ें पेरेंट में डिलीट हो रही हैं, जहाँ प्राइमरी की में डिलीट हो रही है, उनको फॉरेन की में भी ऑटोमेटिकली डिलीट कर दो। तो ये आपके पास ओके करेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल ओपन करती हूँ और ये 2 को मैं यहाँ पे 5 का रिकॉर्ड क्लियरली हमारे पास उसमें था, 5 को मैं यहाँ पे 15 कर देती हूँ। ओके, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को बुकिंग के टेबल में ले जाऊँ, तो बुकिंग के टेबल में ये देखें यहाँ पे कस्टमर नंबर 5 लास्ट पे है, 15 यहाँ पे नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी 15 नहीं था। तो अब मैंने कस्टमर के टेबल में क्या किया है, 5 को 15 कर दिया है। अब मैं इसको सेव करती हूँ। जैसे ही ये चेंज सेव हुआ है उसने हमें कोई एरर शो नहीं किया, लेकिन अगर मैं बुकिंग के टेबल में जाके देखूं तो आपको नज़र आएगा कि 5 ऑटोमेटिकली 15 हो गया है, उसने ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर दिया है। तो ये कैस्केड अपडेट कहलाता है कि जब प्राइमरी की में चेंज आएगा तो फॉरेन की ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, और इसी तरह जब प्राइमरी की डिलीट होगी तो फॉरेन की को भी वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा उस रिकॉर्ड को। फॉर एग्जांपल देखिए ये बुकिंग का टेबल है आपके पास, बुकिंग के टेबल में हमको ये एक रिकॉर्ड देख लेते हैं। 2 नंबर वाला रिकॉर्ड अगर हमने या 3 वाला हमें डिलीट करना है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ से इसे क्रॉस करते हैं और मैं यहाँ से कस्टमर के टेबल में जाती हूँ। 3 नंबर वाले रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर रही हूँ, डिलीट रिकॉर्ड। तो वो हमें कह रहा है कि कैस्केडिंग डिलीट्स आर अबाउट टू कॉज वन रिकॉर्ड इन दिस टेबल, कि आपने जो रिलेशनशिप बनाई है वो दूसरे टेबल से भी एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी। आप करना चाहते हैं तो यस करें। अब यहाँ से 3 डिलीट हो गया है, बुकिंग के टेबल में भी हम देखेंगे जाके, वहाँ से 3 की वैल्यू डिलीट हो गई है। तो ये कैस्केड डिलीट है। तो इस तरह से आप देखिए, हमने सिर्फ छोटा सा एक रूल उन 2 बॉक्सेस को चेक किया है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सारी एक्यूरेसी को मेंटेन कर रहा है कि जो प्राइमरी की में नहीं है वो फॉरेन की में भी ना आए, और जो फॉरेन की जब हम लगा रहे हैं तो वो पहले देखता है कि ये वैल्यू आ सकती है या नहीं, ये वैल्यू मौजूद है हमारे डेटाबेस में या नहीं है। होप कि आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, आपको समझ आ गया होगा।
लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई ट्राइड कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और ज़्यादा सारा एक्सप्लेन करूँ, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ तक हमारे टेबल और टेबल्स के जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से स्पेशली तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।